प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए, जो हमारा लास्ट क्लासेस में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फंक्शन, और हमने कल जो लास्ट बताया था वो रिलेशन बता दिया था, और रिलेशन के बारे में हमारी बात हो गई। तो आज हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आ रहा है और जहां हमको मुद्दे पर आना था उस पर आज हम आते हैं। हमारा आज टॉपिक है फंक्शन, फलन। फंक्शन फलन, देखिए ध्यान से सुने। पिछली क्लासेस में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था, और मैंने कहा था मैं रिलेशन इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें रिलेशन काम आएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है फंक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। देखो फंक्शन होता क्या है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई भी संबंध फलन कहलाता है। ध्यान से सुना, गौर देना। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक है, अगर सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होंगे, कैसे रिलेटेड होंगे? यूनिकली रिलेटेड होंगे, तो वो जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। मेरी बात ध्यान से सुने, ध्यान से समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो आपको एक सेट दिया गया, ठीक है, सेट क्या दिया? ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट आपको बी दिया गया, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। आपको एक रिलेशन दिया गया। रिलेशन क्या दिया कि एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू ए। समझ गए? ये जो स्मॉल ए एलिमेंट आ रहा है इसका मतलब हो सकता है एक ही जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी ए बिलोंग्स टू ए। ए कहां से लाई कर रहा है? ए से। एंड बी बिलोंग्स टू बी। बी कहां से लाई कर रहा है? बी से लाई कर रहा है। ठीक है, आपको एक रिलेशन दिया गया ए रिलेटेड टू बी इफ बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, ये आपको रिलेशन दिया गया। अब मेरी बात आप ध्यान से सुने। आपको मैं बता चुका हूं पिछली क्लासेस में कि जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन वो क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रिलेशन, आपको पता होगा। तो ये एक रिलेशन दिया गया। अब मैं इस रिलेशन को लिखता हूं। किसी भी रिलेशन को लिखने के आपके पास दो मेथड होंगे। पहला जो मेथड होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के सेट में होगा, और दूसरा जो मेथड मैं उस रिलेशन को लिखूंगा वो मैपिंग डायग्राम द्वारा डिनोट करूंगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैं उस रिलेशन को लिखूंगा। मान लो इस रिलेशन को मैं लिख रहा हूं, तो हमको क्या दे रखा है? रिलेशन ए का बी से रिलेशन है। क्या रिलेशन है? बी इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि बी की वैल्यू है जो ए की वैल्यू से एक ज्यादा होगी। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी मैंने, तो मैं जो रिलेशन लिखूंगा यहाँ पे वो क्या लिखूंगा? रिलेशन लिखा कि अगर ए इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, तो बी इक्वल टू कितना आ गया? 2। ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है? सेट होता है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा। अब ए इक्वल टू 2 आ गया, तो बी इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। अगर ए की वैल्यू 3 ली तो बी की कितनी आई? 4। ए की वैल्यू कितनी ली? 4 ली, तो बी की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास रिलेशन आ गया। आया नहीं आया? तो ऐसे मतलब बहुत सारे रिलेशन बनते हैं। मैंने आपको बताया था समुच्चय ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या वो होती है 2 की पावर कितनी होती है? पी एंड क्यू। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, तो टोटल जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो होंगे 2 की पावर पी एंड क्यू। आपको मैंने ऐसा बता दिया था। तो ये तो वो जो 2 की पावर पी क्यू रिलेशन होते हैं ना, उनमें से मैंने एक ही रिलेशन लिखा है। ठीक है, एक रिलेशन ऐसे लिख दिया, और इस रिलेशन को मान लो मैंने R1 नाम दे दिया, तो ये R1 हो गया। एक रिलेशन मान लो ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुने क्या लिख रहा हूं कि ए रिलेटेड टू बी। दूसरा रिलेशन लिख रहा हूं मैं, R2 से इग्नोर कर दिया, और जो रिलेशन लिखा मैंने वो ऐसे लिख दिया कुछ। कैसे लिखा कि b इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए। b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, इस वाले रिलेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस वाले रिलेशन को कैसे नोट करूंगा?
यानी इसको R2 की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। और कैसे लिखूंगा, यदि A की वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है, तो जो B की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। कंफर्म है, A अगर 1 है तो B कितना है, 2 है। अगर A मेरे पास 2 है तो B कितना हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है। अगर A मेरे पास 3 है तो B कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और अगर A मेरे पास 4 है तो B की वैल्यू 8 होगी, लेकिन यहां 4 का 8 से कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि B में से 8 क्या है, गायब है, B में 8 नहीं है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन हो गया और ये भी रिलेशन हो गया। तो बहुत सारे रिलेशन होंगे। कितने रिलेशन होते हैं, 2 की पावर p क्यू रिलेशन होते हैं। उन 2 की पावर p क्यू रिलेशन में से मैंने यहां पर 2 रिलेशन लिखे। रिलेशन नंबर फर्स्ट ये लिखा और रिलेशन नंबर सेकंड ये लिखा। अब मेरे को बताना क्या है कि कौन कौन सा रिलेशन है, यानी R1 और R2 में से ऐसा कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन को डिनोट करेगा, यानी फंक्शन को निरूपित करेगा। तो मेरी डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, कि कोई भी रिलेशन, ध्यान से सुने, रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा यदि ए के एलिमेंट का, इच एलिमेंट ऑफ ए, इच एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी। ए का इच एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए, अद्वितीय रूप से क्या रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। इसका प्रत्येक इच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक इच एलिमेंट ऑफ ए, इस एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, बी के अवयव से क्या रखना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए, यूनिकली रिलेशन रखना चाहिए। तो वही रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो भैया हमने 2 रिलेशन निकाले, पहला रिलेशन R1 और दूसरा रिलेशन निकाला हमने R2। अब इन दोनों रिलेशन में से कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन है, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मेरी बात सुनो ध्यान से। फंक्शन का पता लगाने का 2 तरीका होता है। मैं मैपिंग डायग्राम बना रहा हूं इस R1 का, इस R1 का मैपिंग डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। मैपिंग डायग्राम कैसे बनाऊंगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुने। यहां पर लिखा, मैं R1 के बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, R1 के बारे में। यहां मैंने लिखा A, यहां मैंने लिखा B, ठीक है। A में जो एलिमेंट है वो मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और जो B में मेरे पास एलिमेंट है, B में एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब A का रिलेशन किससे बताओ, B से, 1 का 2 से, ठीक है, 2 का किससे, 3 से, 3 का किससे, 4 से, एंड 4 का किससे, 5 से। तो ये रिलेशन था मेरा R2 था, उसको मैंने रो डायग्राम द्वारा ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्या R1 रिलेशन फंक्शन को डिनोट करेगा। सर R1 रिलेशन फंक्शन को डिनोट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि सर इच एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयवों से, ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से यूनिकली रिलेटेड है, यानी संबंध रख रहा है। तो इसका मतलब ये ए से बी में परिभाषित एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये ए से बी में परिभाषित क्या है, फंक्शन है। आई बात समझ। तो ये ए से बी में परिभाषित कोई फंक्शन होगा। R1 ए से बी में परिभाषित एक फलन है, यानी R1 फलन है। अब भाई मैं बात कर रहा हूं R2 की, कि बताओ R2 फलन है या नहीं है। इस R2 को फलन बताना है हमको, यानी R2 फलन है या नहीं है, इस बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। इस बारे में बात कैसे करूंगा, ध्यान से देखें। मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, ठीक है, और R2 को यहां पे लिख रहा हूं। देखो R2 की बात कर रहा हूं, तो R2 के लिए भी वापस वही मैपिंग डायग्राम बनाऊंगा, 1 2 3 4 R2 के लिए बना रहा हूं इस बार, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया A, और ये मेरे पास क्या हो गया, B में आया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैंने मैपिंग डायग्राम बनाया इसका, 1 रिलेटेड टू, 2 रिलेटेड 4, 3 रिलेटेड 6। लेकिन मेरी बात सुने ध्यान से,
हमारी फंक्शन की कहानी ये है, इच एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, या ए के प्रत्येक अवयव का बी में संबंध होना चाहिए। यहां पर ए का एक अवयव ऐसा बच रहा है 4, जिसका बी में कोई संबंध नहीं है, और जब ये 4 यहां पर फ्री रह गया तो ये फंक्शन नहीं है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि यहां से एक निष्कर्ष निकल रहा है। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, क्या प्रत्येक संबंध फलन होता है? ठीक है, एवरी रिलेशन इज फंक्शन। क्या प्रत्येक संबंध फलन है? नहीं सर। देखो R1 रिलेशन था वो तो फंक्शन हो गया, लेकिन R2 रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं हुआ। आई बात समझ? ठीक है, तो प्रत्येक संबंध तो फलन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक फलन जरूर हमेशा क्या होता है? संबंध होता है। प्रत्येक संबंध का फलन होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक फलन हमेशा क्या होगा? एक संबंध को निरूपित करेगा, लेकिन प्रत्येक संबंध हमेशा फलन को निरूपित नहीं करेगा। ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है फलन? इसलिए नहीं है क्योंकि 4 यहां पर फ्री बैठा हुआ है। कौन फ्री बैठा हुआ है? 4। ठीक है, आगे बात समझ। यूनिक रिलेशन होना चाहिए, और यहाँ पर इच एलिमेंट का यानी कोई फ्री भी नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिबिंब या संबंध होना चाहिए, तो ही क्या होगा? फलन होगा। देखो सीधा सा फंडा है सर, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। अभी तक कहानी समझ नहीं आई फंक्शन की, बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन से समझ ही नहीं आया। देखो सीधी सीधी ट्रिक याद रखें, एफ फॉर फंक्शन, एफ फॉर फंक्शन, ठीक है, और एफ फॉर फ्री। इसको मैं इरेज करके बता रहा हूं, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे आपको मैपिंग डायग्राम दूंगा और उनसे आपको बताना होगा कि कौन कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। देखो सीधी सीधी ट्रिक है फंक्शन की, ठीक है। एफ सच दैट ए टू बी में फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इस बात का पता कैसे लगेगा? सीधी सी बात है, एफ से फंक्शन, एफ से फ्री। इस ए में क्या नहीं होना चाहिए? फ्री नहीं होना चाहिए। ए में क्या नहीं होना चाहिए? फ्री नहीं होना चाहिए। और फ्री के साथ साथ मैंने आपको बताया था यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए, अद्वितीय संबंध होना चाहिए। यानी एक का इधर एक से होना चाहिए, 2 से नहीं होना चाहिए। यानी कि ये पूरी की पूरी कहानी है फंक्शन की। जहां पर मैपिंग डायग्राम में इस टाइप की कंडीशन बन गई वो फलन नहीं है। जहां मैपिंग डायग्राम में इस टाइप की कंडीशन बनेगी वो फलन नहीं होगा। सीधा सीधा फंडा यही है फलन का, ठीक है। तो फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये वाली कंडीशन मैपिंग डायग्राम में बन गई तो फलन नहीं होगा। सपोज दैट मैंने एक संबंध लिख रहा हूं, मैं ऐसे मैपिंग डायग्राम बना के लिख रहा हूं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। 1 2 3 4 एंड 5, यहां 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से, 4 का 10 से और 5 का 11 से। ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। हमें इस बारे में बात करनी है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए पहली बात ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ये नहीं तो फंक्शन नहीं। फ्री नहीं, पहली बात तो कोई फ्री नहीं होना चाहिए। क्या इसमें कोई फ्री है? क्या नहीं है। क्या इसमें ये वाली कंडीशन, पूरा पूरा फंडा ये फंक्शन का, सिंगल एलिमेंट का इस टाइप से रिलेशन अगर आ गया तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको डेफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फंडा ये फंक्शन का, ठीक है ना भाई। तो ये फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर कोई फ्री भी नहीं है और फ्री नहीं है और साथ साथ ये भी नहीं है, ये नहीं और ये भी नहीं। अगर दोनों नहीं है ना तो फंक्शन है। फ्री नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए तो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को बात कर रहा हूं, अगर मान लो ये वाली कंडीशन आ गई, अब तो फंक्शन है ये ए से बी में रिलेटेड, ये ए से बी में परिभाषित एक फलन होगा। लेकिन अगर मान लो मैं इस टाइप से लिख दूंगा तो क्या ये फंक्शन होगा? क्या ये फंक्शन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिक रिलेटेड नहीं है। अब 3 के 8 से भी है, 3 का 11 से भी है। अब यूनिक रिलेशन नहीं रहा, अद्वितीय संबंध नहीं रहा, इसलिए ये फलन नहीं है, ठीक है। अब फलन है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके और बता रहा हूं मैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से,
4 का 4 से, 5 का 5 से। पूछूंगा कि बताओ ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इस बारे में हम बात करते हैं। तो ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर फ्री है। फंक्शन के लिए फ्री नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं और ये नहीं, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन फ्री आ गया, फंक्शन नहीं। सर अब फंक्शन होगा क्या? बिल्कुल फंक्शन होगा, क्योंकि फ्री नहीं है और ये भी नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सर अगर मान लो इस 5 का रिलेशन 9 से आ गया ऐसे, सर अब फंक्शन होगा क्या? अब फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन आ गई। क्योंकि फ्री तो नहीं है, दोनों ध्यान रखें, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी फंक्शन नहीं है। अच्छा अगर सर मान लो यहां पे मैं 7 लिख दूं और इस 7 का 4 से रिलेशन रख दूं, तो सर अब फलन है नहीं है? अभी भी फलन है, क्योंकि रिलेशन तो यूनिक ही आ रहा है। रिलेशन तो क्या आ रहा है? यूनिक आ रहा है, ठीक है। तो फ्री है क्या? नहीं है। ऐसी वाली कंडीशन बनी क्या? नहीं बनी। इससे मतलब नहीं है, यहां से हो सकता है, ठीक है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक एडिटिव संबंध होना चाहिए। देखो 4 का भी एडिटिव है, 7 का भी एडिटिव मतलब एक, ठीक है, एक ही संबंध आ रहा है। एक का 2 से नहीं होना चाहिए, एक का किससे नहीं होना चाहिए? 2 से नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कहानी है, किसकी? फंक्शन की कहानी है, ठीक है। ऐसे पता लगाएंगे कि रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। आप इस एग्जांपल को उतार सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ फंक्शन। 11th क्लास में आप 11th जब मैथ में आप पढ़ रहे थे तो आपने टाइप ऑफ फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन पढ़े, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन पढ़े, सिग्नम फंक्शन पढ़े, चिन्ह फलन पढ़े, इवन एंड और फंक्शन पढ़े, बहुत सारे फलन पढ़े आपने। लेकिन यहां पर मैं 2 फलन काम में लूंगा जो वापस हमारे काम आने वाले 12th मैथमेटिक्स में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब ये काम आएंगे। तो मैं इंटीग्रेशन में बताऊंगा, उससे बेटर मैं आपको यही पढ़ा देता हूं। तो टाइप ऑफ फंक्शन में हम यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण फलन पढ़ेंगे। पहला जो फंक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम फलन, इवन फंक्शन। और सेकंड जो टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विषम फलन, ऑड फंक्शन, ठीक है। ये दोनों टाइप पढ़ेंगे हम, इवन और ऑड फंक्शन के इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, जो कि 10.3 में आपको करने को मिलेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक होगा, तो आपको बेटर है कि यहीं पर बता दिया जाए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो सम और विषम फलन के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा कंपोजिट फंक्शन के बारे में, ठीक है। जो मेन मुद्दे की बात है, जो आरबीएससी में टॉपिक दिया है उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है भाई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 11th में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने एक बार इनको बेसिक चीजों के रूप में बताया था आपको, और मेरे को लगता है कि आपको समझ भी आया होगा। तो सम और विषम फलन के बारे में बात करूंगा, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में बात करूंगा। तो सम फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। इस इवन फंक्शन की बात कर रहा हूं, सम फलन की बात कर रहा हूं। अगर किसी फलन fx में, अगर fx में यानी फंक्शन हमारे पास fx है, और अगर इसमें x के स्थान पर या x की जगह -x को रिप्लेस कर दूं, और -x को रिप्लेस करने पर भी फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। सपोज दैट fx इक्वल टू कितना है मेरे पास? x²। तो x की जगह -x रिप्लेस किया तो -x का स्क्वायर आया, तो f ऑफ -x का मान वापस कितना आ गया? x²। यानी कि f ऑफ -x इक्वल टू x² मतलब कितना हो गया? fx हो गया। दोनों इक्वल आ गए तो इसे हम कहेंगे इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन कहलाएगा। अगर x को -x से रिप्लेस करें, x को -x से रिप्लेस करें और -x से रिप्लेस करने पर भी फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा। सपोज दैट एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, fx इक्वल टू cos x, ठीक है। अब x के स्थान पर मैंने -x रिप्लेस किया, तो ये कितना हो गया? cos, और ये कितना हो गया? -x हो गया। तो f ऑफ -x की वैल्यू कितनी आ गई? cos माइनस थीटा, cos थीटा के बराबर होता है, तो ये वापस कितना आ गया? cos x आ गया। तो इसे मैं f ऑफ -x इक्वल टू cos x मतलब क्या हो गया? fx हो गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। तो ये हमारा इवन फंक्शन हुआ, सम फलन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑड फंक्शन, विषम फलन, ठीक है। विषम फलन की मैं बात करूंगा, ठीक है। विषम फलन क्या होता है? अगर
एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, क्वेश्चन में एफ एक्स अगर मेरे को गिवन है, एफ एक्स यदि क्वेश्चन में क्या है गिवन है, और इस एक्स के स्थान पर माइनस एक्स मैंने रिप्लेस किया, और माइनस एक्स रिप्लेस करने पर माइनस साइन बाहर आ जाए एफ एक्स के साथ, तो वो मेरे पास होगा इवन फंक्शन होगा। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स वाली कहानी जहां आएगी वो हमारे पास सॉरी इवन नहीं और फंक्शन होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बोलने में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो आप उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दें, आप भावनाओं को समझें, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स, ये वाली कहानी है, तो वो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, और फंक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं और फंक्शंस के। तो एग्जाम्पल क्या है, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास, एक्स क्यूब है, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रिप्लेस किया तो माइनस में कितना आ गया, एक्स की पावर